1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। मैं जय शाह से बोलना चाहूंगा, भाई अपने पापा से सीखो एब्सोल्यूट सिनेमा कैसे दिया जाता है। इतने दिनों से आप वन साइडेड आईपीएल मैच दिखा रहे हो, यहां पर मोटा भाई ने एक ही दिन में सारी टीआरपी और सारी सीट अकेले लेकर आ गए। बताओ, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम आपको एक एक करके हर स्टेट के चुनाव के बारे में बताएंगे, पुडुचेरी को छोड़ के। 1 मिनट, पुडुचेरी को क्यों छोड़ेंगे भाई साहब? अरे वहां का रिजल्ट मीडिया वाले भी नहीं दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि खुद पुडुचेरी के लोग इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। तो हम भी क्यों बात करें, बताइए? हैं? बात तो सही है। लेकिन भाई मंडे वैसे तो कॉर्पोरेट मजदूरों के लिए दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा लेकर आता है, और अब की बार तो ये मंडे ममता बनर्जी के लिए भी बुरी खबर लेकर आया। खेला एक्चुअली हो गया है बंगाल में। लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आईपीएल भी अब की बार बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वैसे बाकी स्टेट्स के नतीजे भी बड़े मजेदार हैं। एक एक करके सारे रिजल्ट, सारे नतीजों के बारे में बात करेंगे, और सबसे लास्ट में शो स्टॉपर बंगाल का नंबर आएगा, इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखना। शुरू करते हैं। Thalapathy makes blockbuster debut in these assembly elections, the first one that he fought. This is a reminder to Mamata Banerjee and the Trinamool goons that you cannot be an anti-Hindu party and hope to be in power anywhere in India. शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, क्योंकि तमिलनाडु तो भाई एक ऐसी टेरिटरी थी जहां पर एग्जिट पोल भी डीएमके की जीत प्रिडिक्ट करके सो गया था। लेकिन थलापति विजय की टीवी के पार्टी तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गई। तमिलनाडु के नतीजे ने तो सबको चौंका दिया। विजय को देखने के लिए तमिल सिनेमा के थिएटर तो फुल हो ही जाते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि विजय अपनी पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट भी एकदम ब्लॉकबस्टर तरीके से लिख देंगे। विदेश के एक लेखक हैं, लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनके, नाम है शेक्सपियर। वो कह गए थे कि नाम में क्या रखा है भाई, तू विजय का नाम देख ले, जैसा नाम है वैसा काम है। विजय हासिल कर ली भाई ने। हालांकि विजय की जीत में एक बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर ने भी निभाई है। प्रशांत किशोर थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, और उन्होंने अपने बाकी क्लाइंट की तरह विजय को भी प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई। वैसे प्रशांत किशोर जी, एक बात बताइए, जब बाकी लोगों के लिए आप बिरयानी पका लेते हो तो खुद बिहार में आपने सूखी रोटी क्यों खाई थी, बताइए? बोलो बोलो, टेल। प्रशांत किशोर की एक रील वायरल हो रही, जहां पर उन्होंने चुनाव से पहले बोला था कि वो धोनी के बाद तमिलनाडु में सबसे फेमस बिहारी हैं। उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दे दो, वो धोनी की पॉपुलैरिटी को भी पछाड़ देंगे। When I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. लेकिन थलापति विजय की जीत के बाद एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि तमिलनाडु में सेलिब्रिटी कल्चर इतना भयंकर है कि यहाँ पर कोई भी फेमस इंसान अगर चुनाव लड़ेगा तो अच्छी खासी सरकार को पलट सकता है। इस हिसाब से तो अगर धोनी भाई ने तमिलनाडु में अपनी पार्टी बना ली तो 100% सीट जीत कर आएंगे भाई साहब। वैसे विजय को ये विजय बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं कि वो जनता के दिए गए बहुमत का सम्मान करेंगे और अच्छी सरकार बनाकर दिखाएंगे। दूसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है, और यहाँ पर गुवाहाटी से पवन खेड़ा जी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। मामा हिमंता बिस्वा शर्मा ने 126 में से 82 सीट जीतकर फिर से भाजपा की सरकार असम में बनवा दी है। इसके साथ ही एक बार फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट का नक्शा देखेंगे तो वहां पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल ही दिखेंगे। असम में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस थी उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हिमंता बिस्वा शर्मा को। ये जीत उनके लिए 2021 से भी बड़ी जीत है। असम को अब कई पॉलिटिकल एनालिस्ट नया गुजरात बता रहे हैं, यानी यहां पर बीजेपी की पकड़ इतनी गहरी हो गई है कि ये उनके लिए गुजरात से कम नहीं। लगातार तीसरी जीत है ये असम बीजेपी की, और आज़ादी के बाद से किसी भी पार्टी को असम में इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला है। ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उससे ये इशारा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने बता दिया कि 4 चवन्नी घोड़े पे और एंटी इनकम्बेंसी को मारूं हथौड़े से। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए भी इस इलेक्शन में थोड़ी खुशी की खबर तो आई है। उन लोगों ने भी जो अपने यहाँ लड्डू बनवाए थे कांग्रेस वालों ने, वो बेकार नहीं गए, क्योंकि केरल में कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही अब जहां एक तरफ भाजपा और उसके सहयोगी दलों की 21 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार बन गई है। इसमें से हिंदी स्पीकिंग राज्य एक ही है, हिमाचल प्रदेश। बाकी 3 राज्य साउथ इंडिया से ही आते हैं। परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के इतनी बुरी तरह की राजनीति चले हैं इस सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति ले आना बड़ी जरूरी है।
कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब केरल में भी कांग्रेस को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली है। ये रिजल्ट काफी चौंकाने वाला है क्योंकि लेफ्ट की सरकार थी अभी तक केरल में और सारे इंडेक्स पर, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या जॉब हो या लिटरेसी हो, हर जगह केरल अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन इसके बावजूद लेफ्ट की सरकार को केरल की जनता ने लेफ्ट स्वाइप कर दिया। हालांकि कांग्रेस को इतनी सीट मिलने के बावजूद मेजॉरिटी नहीं मिली, यानी केरल के विधायकों के लिए रिजॉर्ट बुक किया जा सकता है अभी नहीं। लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर कांग्रेस की कहीं इज्जत बची है तो यहीं पर बची है। प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड में 7 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती है, जिसकी वजह से पार्टी और ज्यादा उत्साहित है। लेकिन केरल में सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी एक्साइटेड नजर आ रही। क्यों भाई? भाजपा ने भी इतिहास रचा है केरल में और 3 सीटें जीती हैं। आपको बता दें बंगाल में अब से 10 साल पहले बीजेपी की सिर्फ 2 सीट थी, सिर्फ 2 सीट। ध्यान दीजिएगा, 10 साल बाद आज बंगाल में 200 सीट के साथ सरकार बनी है भाजपा की। केरल में आज 3 सीटें हैं। समझ रहे हो ना 2036 में देखते हैं 10 ईयर चैलेंज किस तरह पूरा होता है बीजेपी का। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। These elections were more about throwing out the CPM, and we have put forth a very comprehensive vision of our Prime Minister of development and opportunity for all Malayalis. And we are happy that today there are 2 MLAs in the assembly for the first time in the history of Kerala. क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने शो स्टॉपर राज्य बंगाल में, क्योंकि चुनाव भले ही 5 राज्य में थे लेकिन निगाहें सबकी बंगाल पर ही टिकी हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे 11 खिलाड़ी तो टीम में खेलते हैं लेकिन देखने को तो लोग खाली कोहली को आते हैं कि भैया कोहली भाई की बैटिंग देखनी है। नहीं, बंगाल के बारे में एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताता हूं। भारतीय राजनीति में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर सेनापति ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। लेटेस्ट एग्जाम्पल में आप एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साहब को देख सकते हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो करके दिखाया दोस्तों, वो सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सिर्फ एक अलग चैप्टर नहीं लिखेगा बल्कि पूरी की पूरी अलग किताब डिजर्व करता है। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। एक वक्त पर ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा दी है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, 21 में भी 2021 में भी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्होंने ममता दीदी को हरा दिया था। ये नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, लेकिन फिर ममता ने भवानीपुर वाले एमएलए को रिजाइन करवाया, वहां से बाईपोल इलेक्शन लड़ा और जीतकर मुख्यमंत्री बन गई। अब की बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर भी पहुंच गए और उन्होंने यहां से भी ममता बनर्जी को हरा दिया। इस जीत के साथ शुभेंदु अधिकारी ने खुद को प्रोस्पेक्टिव बंगाल चीफ मिनिस्टर के तौर पर तो एस्टैब्लिश कर दिया है। देखना है कि वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं या नहीं। लेकिन ममता के डाउनफॉल में सिर्फ बीजेपी की काबिलियत नहीं बल्कि ममता बनर्जी की खुद की भी बहुत सारी कमियां शामिल हैं दोस्तों। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बंगाल में कई सालों से करप्शन एलिगेशन लग रहे थे, वहां पर रिक्रूटमेंट स्कैम हो रहे थे। ममता बनर्जी ने तो वैसे अपनी छवि एक नॉन करप्ट सीएम की बना रखी थी, लेकिन एक एम्प्लॉयर खुद को ऑर्गेनाइजेशन से कब तक अलग बता सकता है बताइए? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या थी, बल्कि समस्या क्या, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गई थी। हर साल इलेक्शन के बाद जो वायलेंस होती थी उससे बंगाल की छवि को बहुत धक्का लगा था। 2 साल पहले जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसने तो इस हार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। जी हाँ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ था उसके प्रोटेस्ट को ममता बनर्जी ने बहुत दबाने की कोशिश करी, लेकिन याद रखिए उस वक्त पर होम और हेल्थ दोनों पोर्टफोलियोज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास थे, यानी किसी और को इस घटना का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। यही नहीं, बंगाल की एक और बड़ी समस्या थी कि ममता बनर्जी के रहते वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना आसान नहीं था और इस वजह से इंडस्ट्रीज भी वहां पर सेटअप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट नहीं हुई और बंगाली जनता को अच्छे जॉब के लिए घर से दूर जाना पड़ता था। फिर एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना दोस्तों। सबका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा थोड़ी ना है कि एंटी इनकम्बेंसी से पार पा जाएं। यहां पर ममता जी फंस गई। बात तो सही है। बस इन्हीं सारी वजहों से बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया और अब थोड़े ही दिनों में कोई नया मुख्यमंत्री बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और जाने से पहले कमेंट करके ये भी बताना कि किस राज्य ने, किस कैंडिडेट के रिजल्ट ने और किस स्ट्रैटेजिस्ट ने आपका दिमाग हिला कर रख दिया। किस नेता के बारे में आप बात करना चाहेंगे, क्योंकि अमित शाह के बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि इंडियन पॉलिटिक्स के चाणक्य ने ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई कि एक ऐसी पार्टी जो 10 साल पहले तक सिर्फ 2 सीट लेकर आई थी, उसने 200 से ऊपर सीटें लाकर ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। तो बातें तो बहुत सारी हो रही है अमित शाह के ऊपर भी, वो ट्रेंड भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके ऊपर भी अगर आपको कुछ कहना, आपकी कोई राय, कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। उनके ऊपर, उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर और बंगाल चुनाव के ऊपर और भी वीडियोस हम इसी चैनल पर लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।